दोस्तों चलिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। क्या आप जानते हो ये क्या है? दरअसल ये एक कॉस्मिक मेगा स्ट्रक्चर है जिसको हम डायसन स्फीयर बोलते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर कोई सिविलाइजेशन बना लेती है तो उस सिविलाइजेशन को एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायसन स्फीयर अपने सूर्य की पूरी एनर्जी को कंज्यूम करने की ताकत रखते हैं। लेकिन फिलहाल हम इनको नहीं बना सकते क्योंकि ये स्ट्रक्चर काफ़ी उन्नत एलियन सभ्यताएं ही बना सकती हैं। चलिए मैं आपको इसका छोटा वर्जन दिखाता हूँ। आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये डायसन स्फीयर का छोटा वर्जन है। जिस तरह सैटेलाइट पृथ्वी को ऑर्बिट करती हैं, उसी तरह ये स्ट्रक्चर भी पृथ्वी को ऑर्बिट करेंगे और ये स्पेस में सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हम तक सेंड करेंगे। जैसे सैटेलाइट सिग्नल सेंड करती हैं, वैसे ही ये स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिसिटी को पृथ्वी तक सेंड करेंगे। और अगले 200 से 300 सालों में ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर्स हमारी पृथ्वी के चक्कर लगा रहे होंगे, क्योंकि उस समय तक हम एनर्जी के सभी सोर्सेज को खो चुके होंगे। फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे, ना कोई कोयला होगा, ना कोई पेट्रोल, ना कोई डीजल, सब कुछ तो हमने खत्म कर दिया होगा। इसलिए तब ये मेगा स्ट्रक्चर स्पेस में रहकर हम तक पावर पहुंचाएंगे। चलिए अब मैं आपको इनका भी छोटा वर्जन दिखाता हूँ। तो देखिए, क्या आप जानते हो ये क्या है? जी हाँ, ये हैं सोलर पैनल्स, एक ऐसा डिवाइस जो कि सूरज से आने वाली रोशनी को बिजली में बदल देता है। वैसे कुछ दिनों पहले ही मैंने ये सोलर पैनल लूम सोलर कंपनी से परचेज किया है। इसका पावर आउटपुट 12 वोल्ट एंड 180 वॉट है। खाली 2 ऐसे पैनल्स का यूज करके आप एक मीडियम साइज फैमिली की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हो। और ऐसा करने में जो नेचर के लिए आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा वह सबसे बड़ी बात होगी। खाली सोलर पावर पर स्विच करने से आप हर मंथ अपने लेवल पर कार्बन फुटप्रिंट को काफी कम कर सकते हो। खाली एक बार अगर आप अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट को सोलर पावर पर स्विच कर दो तो हर मंथ आप 1400 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को रोक लोगे। यही नहीं, 8 पाउंड सल्फर डाइऑक्साइड और 5 पाउंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इमिशन को भी रोक लोगे। और सोचिए, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पावर पर डिपेंड हो जाएं तो हम कार्बन फुटप्रिंट को कितना ज़्यादा कम कर सकते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके बताऊंगा कि ये लूम सोलर कितने एफिशिएंट है और इनकी वर्किंग भी समझाऊंगा। लेकिन आप ये जो देख रहे हो, ये खाली सोलर पैनल नहीं, बल्कि ये आगे जाकर हमारी जरूरत बनने वाले हैं, मजबूरी बनने वाले हैं, या आप चाहो तो इसको जो भी नाम दे दो। लेकिन एट दी एंड वी ऑल डिपेंडेड ऑन दी सोलर पावर। अगर एस्टिमेशन के लिए बताऊं तो हमारी पृथ्वी हर साल 3850,000 एक्सा जूल सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और एक एक्सा जूल 10 की पावर 18 जूल्स के बराबर होता है। देखिए कितनी ज़्यादा वैल्यू है। ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि इससे 8000 बार पूरी वर्ल्ड की एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सकता है। और इस एनर्जी का खाली 40% हमारी पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर सकता है। और ये खाली मैंने वो एनर्जी बताई है जो कि हमारा एटमॉस्फेयर, हमारे ओशियंस एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन एनर्जी रिफ्लेक्ट भी होती है। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, यानी कि ओवरऑल सन की अर्थ पर पड़ने वाली टोटल एनर्जी की बात करें, तो 5 मिनट की सोलर एनर्जी हमारे पूरे 1 मंथ की एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगी। और ऐसा करने में नेचर को कोई भी हार्म नहीं होगा। इसलिए सोलर पावर को एक क्लीन और ग्रीन एनर्जी का सोर्स भी कहा जाता है। प्लांट फोटोसिंथेसिस करते समय उन पर पड़ने वाली 0.5% सनलाइट का यूज कर पाते हैं और इसी एनर्जी के द्वारा वो अपनी फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। चलिए अब हम सोलर पैनल के बारे में डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये कैसे वर्क करते हैं। इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरे पास लूम सोलर कंपनी का सोलर मॉड्यूल है, ये एक मोनोक्रिस्टलाइन पैनल है और इसके जो सोलर सेल हैं वो जर्मनी से इंपोर्ट हुए हैं। तो ये क्या है? एक मोनोक्रिस्टलाइन पैनल। एक दूसरे तरीके के भी पैनल होते हैं जिनको हम बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल, लेकिन ये मोनो पैनल्स पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। और ज़्यादा एफिशिएंट होने की वजह से इनकी कॉस्ट भी थोड़ी बढ़ जाती है। और क्योंकि आप ये बात जानते हो कि सोलर पैनल में हमको 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना होता है, इसलिए हमको ज़्यादा एफिशिएंट पैनल्स को ही प्रेफर करना चाहिए। पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स को ज़्यादा अमाउंट में सनलाइट की ज़रूरत होती है, इनफैक्ट डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। लेकिन मोनो पैनल्स कम धूप में और क्लाउडी वेदर में भी ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं। जैसा कि इनका नाम है मोनोक्रिस्टलाइन, यानी कि केवल एक क्रिस्टल, और पॉलीक्रिस्टलाइन यानी कि मल्टीपल क्रिस्टल। हालांकि ये दोनों ही सिलिकॉन से बने हुए होते हैं, लेकिन मोनोक्रिस्टलाइन में सिलिकॉन के एक बड़े क्रिस्टल को अलग अलग वेफर्स में काटा जाता है और फिर उनसे सोलर सेल्स बनाए जाते हैं। लेकिन पॉलीक्रिस्टलाइन में क्या होता है
कि सिलिकॉन के अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं और इन अलग अलग क्रिस्टल्स को मेल्ट किया जाता है और फिर मेल्टिंग के दौरान ही इनको वेफर्स में काट लिया जाता है और इसी वजह से इनको कहा जाता है पॉलीक्रिस्टलाइन, यानी कि इनमें सिलिकॉन के कई सारे क्रिस्टल्स होते हैं। बेसिकली पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल ब्लू कलर के होते हैं और मोनोक्रिस्टलाइन पैनल ब्लैक कलर के होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में, जिनके एजेस को कट कर दिया जाता है। जैसा कि आप इस मोनो पैनल में देख सकते हो कि ये ब्लैक कलर का है और इसके एजेस को कैसे कट किया गया है। तो जब भी आप सोलर मॉड्यूल लो तो आप मोनो पैनल्स को ही प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी पावर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ आप क्लाउडी वेदर में भी इनको एफिशिएंटली यूज़ कर पाओगे। यहाँ पर एक और कंसेप्ट सामने आता है, ओपन करंट वोल्टेज। आप इस फॉर्मूले को तो जानते ही होंगे, V = E-IR, जहाँ पे E EMF होता है। अगर आप सर्किट में से लोड हटा दो तो वोल्टेज की वैल्यू EMF के बराबर हो जाती है। मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जब आपके सर्किट में कोई भी लोड ना लगा हो। जैसा कि इस मोनो पैनल में लिखा हुआ है, ओपन सर्किट वोल्टेज = 23.26 वोल्ट। मतलब किसी भी हालत में ये सोलर पैनल इससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं दे सकता। कंडीशन क्या है? बाहर कोई भी लोड नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम इसकी मदद से कुछ चीज़ों को चलाएंगे। इसके लिए हम लोग एक मिनी इन्वर्टर का यूज़ ले रहे हैं जो कि 12 वोल्ट DC को AC में कन्वर्ट कर देगा। इसके संग हम लोगों को चार्ज कंट्रोलर का भी यूज़ करना चाहिए, लेकिन वो मेरे पास अभी है नहीं। बट अगर आप इसका यूज़ करते हो तो आप चार्ज कंट्रोलर भी ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी बैटरी को प्रोटेक्ट करेगा। फिलहाल मैं इसको डायरेक्टली लगाता हूँ। इस मिनी इन्वर्टर की मदद से हम कम लोड के अप्लायंसेस को चला सकते हैं, लाइक बल्ब, TV, छोटे अप्लायंसेस, आपका मोबाइल चार्जर और भी कई सारी चीज़ें। अगर आप बड़े अप्लायंसेस को यूज़ करना चाहते हो तो आपको सोलर इन्वर्टर लेना होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि सोलर सेल की वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और इनको कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सेमीकंडक्टर की नॉलेज होनी चाहिए कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। जैसे कंडक्टर्स होते हैं ना, लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं। ऐसे ही इंसुलेटर्स भी होते हैं जो कि अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते, जैसे कि हवा, लकड़ी, प्लास्टिक। लेकिन जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में होते हैं। मतलब नॉर्मली तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस में ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। इसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। लेकिन हम लोग सोलर सेल बनाने के लिए केवल सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। अब सिलिकॉन को कैसे बनाया जाता है? तो इसके लिए ज़रूरत होती है रेत और कार्बन की। जब रेत और कार्बन को काफ़ी हाई टेम्परेचर पर फ्यूज़ किया जाता है तो उससे सिलिकॉन बन जाता है। अब सिलिकॉन में भी हमको प्योर सिलिकॉन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए हम उसमें बाहर से इम्प्योरिटी डालते हैं। इम्प्योरिटी डालने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डोपिंग। अब डोपिंग भी दो प्रकार की होती है। एक एन टाइप डोपिंग, जिसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, और एक होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखिए क्या होता है, सिलिकॉन जो है वो एक टेट्रावैलेंट कंपाउंड है। मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत और होती है। तो अब क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम सिलिकॉन में एक ऐसा एलिमेंट डाल देते हैं जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, जैसे कि फॉस्फोरस। इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं पेंटावैलेंट एलिमेंट्स। और जब हम पेंटावैलेंट एलिमेंट को डालते हैं तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स तो वो सिलिकॉन को दे देता है और 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। ऐसे ही पूरे एन टाइप सेमीकंडक्टर में कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, यानी कि उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, उसमें हम ट्राईवैलेंट एलिमेंट डालते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम। इसमें क्या होता है, सिलिकॉन को 3 इलेक्ट्रॉन्स और मिल जाते हैं और रह जाता है केवल 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है और वहाँ पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं, होल्स। इसकी डिटेल में बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। तो सोलर सेल में एन टाइप सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर से मिलाया जाता है। तो जिस बाउंड्री पर एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर से मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं जंक्शन। अब क्या होता है, जंक्शन के पास जो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन चलते हैं और पी टाइप से होल आते हैं, और जब नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिलते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी कि
इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ ड्रिफ्ट करने लगते हैं तो एक डिफ्यूजन करंट पैदा हो जाता है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है। एन से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ तो वहाँ पर पॉजिटिव फील्ड जनरेट होती है और पी ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया तो वहाँ पर नेगेटिव फील्ड जनरेट होती है, यानी कि एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाती है। और डिप्लीशन लेयर में से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो पास हो जाते हैं, मतलब जैसे पी साइड पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं लेकिन उनकी मात्रा कम है तो डिप्लीशन लेयर उनको तो पास होने देगी। लेकिन अगर कोई होल एन की तरफ जाना चाहेगा तो पॉजिटिव फील्ड और पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होगा, मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो इस डिप्लीशन लेयर से पास हो जाएंगे लेकिन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पास नहीं हो पाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोलर सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है जिसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर से एक वेफर की तरह जोड़ा जाता है, एक सैंडविच की तरह जोड़ा जाता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर की थिकनेस पी टाइप सेमीकंडक्टर के कंपैरिजन में कम रखी जाती है, क्योंकि एन टाइप से सन की रेडिएशन को पास होना होता है तो इसलिए इसकी थिकनेस को कम रखा जाता है। वैसे तो हमारे नज़रिए से दोनों ही पतली होती हैं, लेकिन अगर साइज़ की बात करें तो एन टाइप का साइज़ 0.3 माइक्रोमीटर होता है और पी टाइप का साइज़ 300 माइक्रोमीटर होता है। तो जब सन की सोलर रेडिएशन हमारे सोलर सेल पर पड़ती है तो वो एन टाइप से पास होती हुई डिप्लीशन लेयर के अंदर एंटर करती है और डिप्लीशन लेयर में जो न्यूट्रल एटम मौजूद होते हैं उनको एक्साइट करती है। सन की रेडिएशन के कारण एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं तो रह जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को आपस में फिर से कंबाइन हो जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि डिप्लीशन लेयर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है तो वो वापस से रिकम्बाइन नहीं हो पाते, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड उनको कंबाइन होने से रोक लेती है। तो अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए वो इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होकर वापस से एन टाइप सेमीकंडक्टर में चले जाते हैं और यहाँ पर हो जाते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर मेटल की फिंगर्स होती हैं जो कि इन फ्री इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट कराती हैं और हमको आउटपुट देती है। लाइक अगर इन दोनों के बीच में हम कोई बल्ब लगा दें या फिर कोई लोड लगा दें तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगेंगे और फिर हम कहेंगे कि हमारा सोलर सेल प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। वैसे सोलर सेल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसका अमाउंट काफ़ी कम होता है, लेकिन हम कई सारे सेल्स को अरेंज करके एक मॉड्यूल बनाते हैं जिसमें करंट का अमाउंट बढ़ जाता है और कई सारे मॉड्यूल्स को मिलाकर हम पैनल बनाते हैं और कई सारे पैनल्स को मिलाकर एक एरे बनता है और जब कई सारे एरेज मिल जाते हैं तो एक काफ़ी बड़ा सोलर पावर प्लांट बन जाता है। मतलब हम अपने अनुसार करंट और वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? रात के समय में और क्लाउडी वेदर में। ऐसी कंडीशन में हमारे सोलर पैनल एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाते, तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम लोग बैटरीज का यूज़ करते हैं। तो अब होता क्या है कि सोलर पावर से पहले हम लोग अपनी बैटरी चार्ज कर लेते हैं और रात के समय में हम इन बैटरीज से पावर ले लेते हैं। लेकिन बड़े स्केल पर हम लोग बैटरीज का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इससे पावर प्लांट की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे केस में हम लोग सोलर एनर्जी को स्टोर नहीं करते बल्कि इसका डायरेक्टली यूज़ करते हैं। आप ज़रा सोचिए कि अगर सारे देश इस प्रोजेक्ट पर एक संग वर्क करें तो हम लोग पूरी अर्थ पर सोलर पावर को ट्रांसमिट कर पाएंगे। अगर पृथ्वी के एक हिस्से पर रात का समय होगा तो उस समय हम दूसरे देशों से पावर ले लेंगे जहाँ पर उस समय दिन होगा, और जब दूसरे हिस्से पर रात हो रही होगी तो हम लोग अपने यहाँ से उनको इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे। और सबसे बड़ी बात, आज हम लोग इस पर वर्क भी कर रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा ज़रूर किया जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने जितने भी पैनल्स बनाए हैं उनकी एफिशिएंसी केवल 25% तक ही सीमित है और इनकी एफिशिएंसी बढ़ाने पर भी लगातार वर्क हो रहा है। अब हम लोग सिलिकॉन के अलावा भी अलग अलग मटेरियल्स का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें से एक है परवोस्काइट। होता क्या है कि सन में अलग अलग रेडिएशन होती हैं। विजिबल लाइट में भी ब्लू कलर की रेडिएशन होती है, रेड कलर की रेडिएशन होती है। तो जो ब्लू कलर वाली रेडिएशन है वो तो सोलर सेल से पेनिट्रेट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट भी कर देती है। लेकिन जो रेड कलर वाले रीजन है वह इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर पाता। तो जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलनी चाहिए थी कंडक्शन बैंड में जाने के लिए वो उनको मिल नहीं पाती। तो अब सोलर सेल बनाने में नए नए एलिमेंट्स का यूज़ किया जाएगा जो कि रेडिएशन के किसी भी रीजन को वेस्ट ना होने दे। तो अगर ब्लू कलर की वेवलेंथ आएगी तो उससे भी एनर्जी बनेगी, और अगर रेड कलर की आएगी तो उससे भी एनर्जी बनेगी। इसमें एक सैंडविच की तरह अलग अलग एलिमेंट्स की लेयर को ऐड किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कि एनर्जी का बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो। इनफैक्ट जो एनर्जी हीट के फॉर्म में भी लॉस हो जाती है उसको भी आगे आने वाले समय में हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे, और ऐसे में हमारे सोलर पैनल और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे।
और अगर सब कुछ सही रहा तो आगे आने वाले 200 से 300 सालों में हम पृथ्वी के बाहर उन मेगा स्ट्रक्चर्स को भी बना पाएंगे जिनकी बात हमने वीडियो की स्टार्टिंग में की थी। तो फ्रेंड्स, यह सब था आज की वीडियो में। आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, सोलर पावर के बारे में जरूर सोचिएगा। फिलहाल आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए कि आप में से कितने लोग सोलर पावर का यूज़ करते हो, और अगर आप नया सोलर मॉड्यूल लेने की सोच रहे हो तो मोनो ही लीजिएगा। अगर आप चाहो तो मेरे जैसा लूम सोलर कंपनी का भी खरीद सकते हो, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो या सोलर पावर के बारे में ज़रूर सोचिएगा। और अंत में, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोज़ और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।